इजराइल पर हमास के पलटवार ने दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। हमास ने अपने रॉकेट के जखीरे को इजराइल के ऊपर ऐसा खोला कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम धुआं धुआं हो गया। कई इजरायली घायल हुए। एस्केलॉन की तरफ तो देखिए तो मानिए त्रासदी आ गई। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में हम चर्चा कर रहे हैं इजराइल के ऊपर हमास के उस हमले की जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने पिछले 1.5 साल के भीतर देखें तो हमास के खिलाफ गजा की ज़मीन पर कहर ढाया है और सीज़ फायर के बाद एक बार फिर से इजराइल हमलावर हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था कि अब भी हमास के पास इतने रॉकेट बचे होंगे कि रॉकेट का वो बैराज खोलेगा और उसके आगे इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा। इस बीच नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्हें ट्रंप के साथ मिलकर न सिर्फ गजा का प्लान आगे एग्जीक्यूट करना है, बल्कि इसके साथ ही आप देखिए तो हूती से टकराना है, ईरान पर हमले के प्लान को फाइनल शेप देना है। लेकिन ये क्या, अभी तो हमास जिंदा है और वहीं संभाले नहीं संभल रहा। हमास ने न सिर्फ हमले से एक बार फिर ये इजराइल को चेताया है कि भले ही गजा की ज़मीन पर इजराइल डिस्ट्रक्शन का पहाड़ खड़ा कर चुका है, भले ही आधा से ज़्यादा गजा मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी अगर खान यूनिस की तरफ देखें या फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की तरफ देखें तो हमास जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि पलटवार करने की ताकत रखता है। इसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने IDF को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जोरदार हमला हमास के उन ठिकानों पर बोला जाए जिसका इंटेल उनके पास है। और IDF ने जो किया वो भी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो दिखाई दे रहा है, जो कि अमानवीय और बेहद क्रूर हमला कहा जा सकता है। खान यूनिस की तरफ आप देखें तो उस टेंट पर भी हमला IDF ने किया, एयर स्ट्राइक ने किया, जो पत्रकार यूज कर रहे थे, जिसमें एक जर्नलिस्ट मारा गया, 9 घायल हुए। और गजा की तरफ से अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने डेटा रिलीज़ किया है, तकरीबन इजराइल के हमले में 59 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, निर्दोष और बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। यानी जो हमला इस वक्त किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, उस हमले की जद में न सिर्फ आम लोग हैं, न सिर्फ अस्पताल है, बल्कि वो टेंट भी है जहाँ पर लोग छुपे हुए हैं, वो जगह भी है जहाँ पर लोग शरणार्थी के तौर पर हैं या पत्रकार के तौर पर इस वॉर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस बीच आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि यमन में क्या हो रहा है। उस यमन में जहां पर अमेरिका ने दियाओ गार्सिया से अपने B-2B बॉम्बर उड़ाकर सनाई नहीं बल्कि सदा की तरफ जोरदार हमला बोला था। हालांकि उसके बाद हूती ने कहा कि यह हमला निष्प्रभावी रहा, मरने वाले सिर्फ आधे दर्जन लोग हैं और जो बड़ा दावा ट्रंप ने अपने वीडियो को जारी करके किया था वो दावा दरअसल झूठा है। और उसके ठीक बाद हमने देखा कि हूती ने न सिर्फ रेड सी की तरफ खड़े अमेरिका के जो सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि उस जोन में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर है USS ट्रूमैन, उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, बल्कि एक बार फिर से रेड सी को रेड जोन में तब्दील कर दिया। इस बीच ईरान पर लगातार अमेरिकी दबाव भी हम देख सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को लेकर है। और ये धमकी दी जा रही है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं किया तो सीधे तौर पर अमेरिका उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, वहाँ भी वॉर शुरू होगा। लेकिन अगर आप IRGC के कमांडर के बयानों पर गौर करें तो उसने साफ कह दिया है कि हल्के में ईरान को न लिया जाए। ईरान तैयार है किसी भी तरह के युद्ध से निपटने के लिए और वो अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना जानता है। इस बीच आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि ट्रंप और इजराइल ईरान के ऊपर हमले के प्लान को फाइनल शेप दें, लेकिन क्रेमलिन का बयान भी काफ़ी अहम है। रूस की तरफ से कहा गया है कि रूस तैयार है अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने के लिए, ताकि मिडिल ईस्ट एक ऐसे वॉर जोन में न तब्दील हो जाए जहां पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा आगे बढ़े, जहां पर तबाही और बर्बादी और ज़्यादा आगे बढ़े। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि ईरान के पास इस वक्त का जो मिलिट्री पावर है, ये डिफेंस सिस्टम है, वो दरअसल रूस के ही द्वारा दिया गया है, जिसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें या S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें या फिर मिसाइलों का जो ज़खीरा इस वक्त ईरान होल्ड कर रहा है, उसमें तकनीक किसी और की नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा रूसी तकनीक ही इस्तेमाल हो रही है। साफ तौर पर देखें तो 15 तारीख से, जी हाँ 15 मार्च से जो हमले यमन की ज़मीन पर अमेरिका ने तेज किए हैं, उसके भी कोई बड़े परिणाम अब तक दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि हूती अभी भी इस वक्त देखें तो बेहद ताकतवर दिखाई दे रहा है, जो रेड सी में कंट्रोल रखता है, जहां से अमेरिकी, इजरायली और यहाँ तक यूरोपियन जहाज निकलना या फिर गुजरना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि सीधे हमले की जद में आते हैं। और इस कारण
यमन में हुती को निपटाने का बार बार ट्रंप दावा कर चुके हैं, बड़े युद्ध को थोप चुके हैं। दियाओ गार्सिया में तकरीबन 6 से 7 B-2B बॉम्बर तैनात हैं जो लगातार उड़ान भर के हर दिन यमन में जो हुती के ठिकाने हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई बड़ी कामयाबी इस वक्त तक अमेरिका को दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे ट्रूमैन को सपोर्ट करने के लिए आप देखिए तो कार्ल विल्सन जो है वो भी रेड सी की तरफ आ रहा है ताकि वहाँ पर 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हो जहाँ से ऑपरेशन और आसान हो। F-16, F-18 जैसे स्क्वाड्रन वहाँ पर तैनात हैं। F-22 रैप्टर को भी वहाँ से यूज किया जा सकता है। साथ ही इजरायली एयर सपोर्ट जो है वो भी अमेरिका हासिल वहाँ पर कर सकता है ताकि एक बार फिर से यमन के ऊपर बड़ा हमला बोला जा सके। लेकिन अब तक के हमले देखें तो यमन पर हुती के खिलाफ सिफर रहे हैं और बार बार अमेरिका चेतावनी देता रहा है। ट्रंप खुद चेतावनी देते रहे हैं कि हुती जो कर रहा है उसका भुगतान ईरान को करना होगा, लेकिन ईरान पर इसका कोई बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन चुनौतियों के बीच हम देख रहे हैं कि समूचा मिडिल ईस्ट इस वक्त वॉर जोन में तब्दील दिखाई दे रहा है, क्योंकि असद की सत्ता के गिरने के बाद अगर आप सीरिया में देखें तो एक बड़े पार्ट पर खास तौर पे कंट्रोल जहां टर्की का है, वहीं दूसरी तरफ बफर जोन बना के इजराइल भी बैठा हुआ है। वो पूरा अशांत इलाका है। लेकिन आप अगर निकल कर यमन की तरफ देखें तो यमन जो है वो पुरजोर तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों का मुकाबला कर रहा है, क्योंकि यमन की ज़मीन से छूटते हुए जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इजराइल की ज़मीन तक जा रहे हैं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके, और बार बार इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे रहे हैं। जहाँ पर दरअसल आप देखें तो कई ऐसे वाक़ये हुए जिसमें देखा गया कि हुती के मिसाइलों को टैकल करने में, इंटरसेप्ट करने में इजराइल फेल हुआ और वो डिस्ट्रक्शन में कामयाब दिखाई दिए। इस तरह से समूचा जो वॉर जोन है जिसके जद में आप देखिए तो इजराइल से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर आप देखिए तो दरअसल आपको हिजबुल्लाह का ठिकाना यानी लेबनान तक दिखाई दे रहा है। और ये समूचा वॉर जोन एक्टिवेट तो हैं ही, लेकिन हमास ने जो अपनी ताकत दिखाई है इजराइल के खिलाफ वो अपने आप में सबसे बड़ा नोटिसेबल और टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है, क्योंकि वो हमास जो कि पूरी तरह से आप देखें तो पिछले 1.5 साल की युद्ध के दौरान थका हारा और खुद दरअसल इस चुनौती से जूझ रहा है कि सर्वाइव कैसे किया जाए, लेकिन अब भी उसके पास अगर रॉकेट का ज़ख़ीरा बचा हुआ है जिससे वो पलटवार कर सकता है तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं। और ये घटनाक्रम हम लगातार देख रहे हैं जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है। ख़ास तौर पे आपके लिए बेहद जानना ज़रूरी है कि इस वक्त जो बफर जोन है उसको आगे बढ़ाते हुए इजराइल अपने कब्जे को गजा पर बढ़ा रहा है। वहाँ पर कई कॉरिडोर, कई हिस्सों को खाली करने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। चारों तरफ गजा में डिब्रिस दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी इजराइल के बंदी हमास के पास है तकरीबन 59 ऐसे बंदी, जिसमें 2 दर्जन जो है जिंदा बताए जा रहे हैं, जिसे लौटाने के लिए अब भी हमास तैयार नहीं, क्योंकि जो पिछला समझौता हुआ था उस समझौते से इजराइल बाहर निकल चुका है और इजराइल सीज़ फायर को तोड़कर रमज़ान के महीने में ही युद्ध को फिर से गजा में इम्पोज कर चुका है। और ये वॉर जारी है और इस वॉर में एक बार फिर से हमास ने सर उठाया है, जिसको कुचलने के लिए इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, लगातार हमले तेज कर रहा है। लेकिन इसके परिणाम आगे क्या होने ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हमास ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के बंदी रिहा नहीं करेगा। इस बीच आने वाले दिनों में सबसे बड़ी तैनाती अमेरिका चाहे रेड सी में कर रहा हो या फिर अब दियाओ गार्सिया में कर रहा है, ये देख सकते हैं, जिससे ईरान के साथ युद्ध का खतरा भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे होने वाले हर अपडेट से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए विदा।